नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था जनजाति विद्रोह से संबंधित एक चार्ट। इस चार्ट में हमने समस्त जनजाति विद्रोह के बारे में एक ओवरव्यू देख लिया था कि किस शासक के समय में ये सब विद्रोह हुए थे, कौन से समय में हुआ था, विद्रोह का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था। कुछ जो विद्रोह हुए जिन्हें दमन किया गया उनमें किन जो ऑफिसर्स का नाम आता है, किन ब्रिटिशर्स का नाम आता है, उसके बारे में देखा। ठीक है, उसके साथ ही इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक ओवरव्यू मैंने पिछले क्लास में दिया हुआ था और मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को या इस चार्ट को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। अगर ये याद होगा तो आगे जब हम जनजाति विद्रोह को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से वो रिलेट होते जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बुक नहीं है तो आप इस चार्ट को अपने इस वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा ताकि आपके पास वो एक जगह संकलित रह पाए। ठीक है, और कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर देखिएगा वीडियोस को ताकि आपको याद हो। मेन बात तो ये कि आपको याद होना चाहिए। तो ठीक, अब लिख के याद करें या फिर वीडियो को 2 से 3 बार देख के याद करें, वो आपकी मर्जी है, बट याद होना चाहिए आपको। तो मैं चाहूँगा कि 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम इनमें जो सबसे पहला विद्रोह कौन सा था तो वो था आपका हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह से आज हमें शुरू करना है। ठीक है, तो हलवा विद्रोह को मैंने अजमेर सिंह जो शासक थे काकतीय वंश के, उनको बताते समय बताया था कि इसका कारण क्या था। तो कारण ये था ये हलवा विद्रोह होने का कि 1774 से 1770 ईस्वी तक अजमेर सिंह जो बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश रहता है वहाँ का शासक रहता है। ठीक, 74 से 77 तक, 1774 से 77 तक। अब इसी का एक भाई रहता है कौन, दरियादेव। अब ये जो दरियादेव रहता है वो क्या करता है, सत्ता के लालच में अपने भाई के साथ युद्ध करता है। और युद्ध अकेले नहीं करता, युद्ध के लिए कुछ सहयोग ब्रिटिशर से प्राप्त करता है, कुछ मराठों से प्राप्त करते हैं और साथ ही इनके सीमा से लगा हुआ एक अन्य जो राजवंश था वहाँ के राजा जयपुर नरेश विक्रम देव से भी सहायता प्राप्त करता है। और क्या करता है कि अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। इस युद्ध में अजमेर सिंह की सेना तो बहुत ही कम थी, तो ये क्या करता है, आम प्रजा का सहयोग देता है और प्रजा इसका सहयोग भी करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे, प्रजा ये नहीं चाहती थी बस्तर की कि बाहर से कोई आक्रमणकारी आकर यहाँ शासन करे। क्योंकि ज्ञात हो कि किसी भी सहयोग का कोई भी सहयोग इसी वजह से करेगा आपका जब आपसे उसको कुछ फ़ायदा हो। तो संधि होती है युद्ध में सहयोग करने के बदले। तो वो चाहते नहीं थे कि बाहर से कोई आक्रमणकारी या विदेशी लोग आकर हमारे क्षेत्र पर सत्ता काबिज करें। इस वजह से वो सहयोग करते हैं किसका, अजमेर सिंह का। और इस प्रकार विद्रोह पनपता है। कौन सा विद्रोह शुरू होता है, किसका, हलवा विद्रोह। क्योंकि जो प्रजा जिस जनजाति ने अजमेर सिंह का सहयोग किया था वो हलवा जनजाति थी, इसलिए इसका नाम हलवा विद्रोह पड़ जाता है। अफसर दरियादेव के साथ तो युद्ध होता है। ठीक है, शासन कौन करते रहता है उस समय, शासन कौन होगा तो शासक कौन होगा तो अजमेर सिंह होगा। क्योंकि अजमेर सिंह की सत्ता को छीनने के लिए तो दरियादेव युद्ध कर रहे हैं, तो शासक कौन था उस समय, अजमेर सिंह। नेतृत्वकर्ता भी अजमेर सिंह होगा क्योंकि इसी के लिए तो सहयोग में आए थे वो लोग, हलवा जनजाति के जो लोग थे। ठीक, तो अजमेर सिंह शासक भी और नेतृत्वकर्ता भी खुद की सत्ता को बचाने के लिए। ठीक, कौन से क्षेत्र में होता है तो बस्तर क्षेत्र याद करना है और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में भी कहाँ तो डोंगर क्षेत्र आपको याद रखना है। ठीक है, बस्तर तो याद रखना है विशेष रूप से, बस्तर के कौन से क्षेत्र में तो डोंगर क्षेत्र में। ठीक,
ये हो गया। अब ये जो विद्रोह रहता है इसमें क्या होता है कि अंतिम रूप से दरियादेव जीत जाता है क्योंकि उसको मराठों और ब्रिटिशर्स का सहयोग प्राप्त था। तो दरियादेव इस युद्ध को या इस विद्रोह को दमन कर देता है या उसे जीत जाता है बोला जाता है। तो दरियादेव किसके साथ मिलकर, जयपुर शासक विक्रमदेव मराठा और अंग्रेजों के साथ मिलकर इस विद्रोह को दमन कर देता है। ठीक, कारण क्या था तो बता दिया था मैंने, उत्तराधिकार का युद्ध हो गया था, ज्येष्ठ पुत्र अजमेर सिंह था, दरियादेव को लालसा थी सत्ता की, इस वजह से वो युद्ध कर देता है। ठीक, अब आगे देखते हैं तो परिणाम क्या निकलता है। तो 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि होती है। इसके परिणाम ऐसा क्यों निकलता है सर, तो मैंने जब दरियादेव को शासन क्रम में जब दरियादेव का मुख्य शासक के रूप में पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि जब दमन कर लेता है, जब दरियादेव सत्ता पर स्थापित हो जाता है तो सहयोग के बदले एक संधि करता है। कौन सी संधि, कोटपाड़ की संधि। और इस कोटपाड़ की संधि के तहत बस्तर की स्वाधीनता खत्म हो जाती है। उस क्षेत्र में भोसलों को कुछ क्षेत्र दिए जाता है, जैसे भोसलों का करद राज्य बन गया। करद राज्य का अर्थ सर, करद राज्य के अर्थ कि उस क्षेत्र से अब उनको टकोली या कर प्राप्त होगा, राजस्व प्राप्त होगा, तो वो करद राज्य हो जाता है। ठीक है, कर देने वाला राज्य करद राज्य। तो भोसलों का करद राज्य दे देता बन जाता है। 59,000 टकोली देना रहता है वार्षिक, मैंने बताया था। साथ ही विक्रमदेव को 4 क्षेत्र कोटपाड़, चकचोड़ा ऐसे करके कुछ था, चुकचोड़ा और कोटपाड़ और चुकचोड़ा और ऐसी 2 और क्षेत्र थे जिनको देना पड़ता है किसको, विक्रमदेव को। ठीक है, तो विक्रमदेव को भी कुछ क्षेत्र देना पड़ता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो दरियादेव के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं कि अब इस विद्रोह के दौरान क्या हो जाती है, अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस विद्रोह के दौरान क्या हो जाती है, अजमेर सिंह की 1770 में मृत्यु हो जाती है और संपूर्ण हलवा विद्रोहों को समाप्त कर दिया जाता है। जो भी इस विद्रोह को बढ़ाए रहते हैं या इस विद्रोह में सहयोग किए रहते हैं उन सबको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, यही परिणाम निकलते हैं। अब यह जो विद्रोह होता है उसे क्या क्या कारण और मतलब परिणाम और क्या निकल के आते हैं, तो ये जो रहता है विद्रोह, जो दरियादेव का लालसा रहती है वही इसके वंश का पतन का कारण बनता है। मैंने उस समय भी बताया था। तो ये उसे पतन के लिए, उस राजवंश के पतन के लिए क्या रहता है, उत्तरदायी रहता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या रहता है कि अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ प्रथम प्रलेखित विद्रोह किसको माना जाता है, तो हलवा विद्रोह को। हलवा विद्रोह को अंग्रेजों और मराठा के खिलाफ प्रथम विद्रोह के रूप में देखा जाता है। जैसे कि तृतीय विद्रोह हमने भोपालपट्टनम का संघर्ष देखा था, इसी के दौरान होता है, वो तृतीय रहता है। प्रथम के रूप में इसको देखा जाता है, किसको, हलवा विद्रोह को। ठीक, हलवा विद्रोह डोंगर में एक नया और स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था। हलवा विद्रोह डोंगर में एक नया और स्वतंत्र राज्य, किन से स्वतंत्र और किस प्रकार से नया, तो नया इस प्रकार से कि वहाँ अन्य जो शासक थे उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, इस प्रकार से नया। और स्वतंत्र, क्योंकि उनका हस्तक्षेप ही नहीं रहेगा तो क्या, स्वतंत्र रूप से एक स्थायी सत्ता वहाँ काबिज हो जाएगी। इस उद्देश्य से हलवा विद्रोह किया गया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या होता है परिणाम में, तो 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि होती है जिसमें भोसलों को ये इस क्षेत्र से 59,000 रुपये की टकोली प्राप्त होती है प्रतिवर्ष। ये मैंने बताया। विक्रमदेव को भी कुछ क्षेत्र दे दिए जाते हैं, जैसे आपका कोटपाड़ था, पोड़ागढ़ था, कोटपाड़, पोड़ागढ़, रायगढ़ा और चुकचुड़ा, ये ऐसे करके 4 क्षेत्र थे, वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, और साथ में ही दरियादेव का यह कृत्य उनके राजवंश का पतन का कारण हो जाता है। ठीक है, और पहला विद्रोह ये कहलाता है अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध, ये मैंने बताया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है किसके संदर्भ में, तो हलवा विद्रोह के संदर्भ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हलवा विद्रोह में एक बार रिलेट कराते चलता हूँ आपको वापस से। सभी विद्रोह की एक एक वीडियो बनाऊंगा मैं पर्टिकुलर। अगर कोई छोटे विद्रोह के बारे में कम डाटा है तो उसमें 1 से 2 विद्रोह मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हलवा विद्रोह में हमने क्या देखा, 1774 से 1770 तक चालू होता है, चलता है। ये क्यों चलता है, तो उत्तराधिकार के कारण अजमेर सिंह और दरियादेव दोनों भाई के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इस वजह से यह विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। इसमें दरियादेव मराठा, ब्रिटिश और विक्रमदेव जो उसका पड़ोसी राज्य का राजा रहता है उसका सहयोग लेता है। अंत रूप से दरियादेव जीत जाता है, इस विद्रोह को दमन कर देता है। हलवा विद्रोह नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि हलवा जनजाति के द्वारा सहयोग मिला था और जितने भी सहयोग करते हैं उन सबको मार दिया जाता है। अजमेर सिंह की भी 1770 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसके तहत क्या करता है, जो भी इसका सहयोगी रखते हैं उनको कुछ क्षेत्र देता है, संधि करना पड़ता है, कोटपाड़ की संधि। तो 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि होती है, किसमें, हलवा विद्रोह में। ठीक है,
और इसके तहत भोसलों को 59,000 वार्षिक टकोली देता है और विक्रमदेव को 4 क्षेत्र चुपचूड़ा, पोड़ागढ़, रायगढ़ और कोटपाड़, ये सब क्षेत्र उनको देता है। कोटपाड़ में होता है इसलिए कोटपाड़ की संधि हो जाती है, ठीक है। और यही इसका कृत्य जो रहता है दरियादेव का, इस विद्रोह के बाद जब वो शासन पर काबिज होता है तो जो सहयोग दिया रहता है वही उसके वंश के पतन का कारण बनता है, ये आपको याद रखना है। और इस विद्रोह को बोला जाता है मराठा हो या अंग्रेज हो, उनके खिलाफ पहला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखना है आपको हल्पा विद्रोह में। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है आपको तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में आगे के विद्रोह को देखेंगे, ठीक है।